बचपन में आप कैसे थे? थोड़ा शरारती बच्चे थे या सीधे साधे थे? नहीं, आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी, स्ट्रगलिंग थी, बट वो एक फेज था और उसी स्ट्रगल से निकल के फिर हम लोग आगे बढ़े। कि बाहर से देखने में लगता है बहुत ही फैसिनेटिंग लाइफ है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो 10 लाख में से 180 बच्चे ही हर साल आईएएस बनते हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है। राजनीति मूवी का एक बड़ा फेमस डायलॉग मुझे याद आ गया, पॉलिटिक्स में सिस्टम हो ना हो, सिस्टम में पूरी पॉलिटिक्स है। तो कभी ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर रहा? एक आईएएस ऑफिसर्स को ऑफर करते हैं हमारा काम करा लेने के लिए, आपके साथ भी किसी ने कुछ ऐसा कभी कोई किस्सा हुआ था? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करने की जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। देन अगेन नेक्स्ट ईयर फिर इंटरव्यू तक गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली निराशा तो आती है, इसलिए सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है। तो आपको एक सेफर साइड लेके चलना होगा, नहीं तो अदरवाइज आपके जब सारे अटेम्प्ट्स खत्म होंगे तब तो आपकी एज 30 के आसपास पहुंच चुकी होगी। हेलो गाइस, मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप देख रहे हैं अवेक ऑफ टाइम का एक पॉडकास्ट शो, जिसमें हम आपके लिए गेस्ट लेकर आते रहते हैं। इसी सिलसिले से आज हम आए हैं जिले के सबसे सिक्योर प्लेस में से एक जगह पर, और जो शख्सियत मेरे सामने बैठी है उनकी पॉपुलैरिटी को अगर आपको जानना है तो सिर्फ उनके नाम को आपको गूगल करना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं डालता हूँ, सीधा रिवील करता हूँ। हमारे सामने बैठे हुए हैं अनुराग वर्मा जी, आईएएस 2012 बैच। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। सर मेरे पिताजी आज बड़े खुश होंगे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं भी आईएएस बनूं, और पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था तो पॉडकास्टर बन गया। पर सर आज वो बहुत खुश होंगे कि मैं एक आईएएस के साथ में बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ। सर हम अपने सवालों की शुरुआत करते हैं। तो सर हमारे दृष्टिकोण से हम एक आईएएस की लाइफ को जैसे देखते हैं वो बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। पीपल आर सराउंडिंग यू, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारी रिस्पेक्ट होती है ना, और बहुत सारे गार्ड और पावर्स होते हैं। पर सर ये तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर एक एक्चुअल आईएएस के हिसाब से उनकी लाइफ कैसी होती है सर? एक लाइन में अगर इसको बोलें विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करने की जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर होती है। तो किसी भी आईएएस की लाइफ ऐसी ही है कि पावर जब मिलता है, आप जब सेलेक्ट होते हो, आप डिफरेंट पोस्टिंग्स पे या डिफरेंट पोस्ट पे। अभी तो मतलब कलेक्टर तो आपके सर्विस का बहुत इनिशियल स्टेज है। आगे चल के आप स्टेट लेवल पर विभिन्न मेन पोजीशंस पर, सेंट्रल लेवल पे जब हम डेपुटेशन पे जाते हैं तो बहुत जगह सारी जो पॉलिसीज बनती हैं वो सब आईएएस ऑफिसर्स की डिफरेंट पोस्टिंग्स में बनती हैं। तो वो सब जिम्मेदारियों का फिर निर्वहन भी करना होता है। जी। अच्छा सर, एक आईएएस की जॉब में वन थिंग जो बहुत अच्छा है और एक चीज जो थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा ड्रॉप बैक है, ऐसा क्या है? वन थिंग जो अच्छा है, जो जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं अभी, जो आप बात कर रहे थे कि बाहर से देखने में लगता है कि बहुत ही फैसिनेटिंग लाइफ है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें हैं। ड्रॉबैक ये है कि आपकी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि काम है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो वो आपको पूरी करनी भी है। तो आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, आपके पास अपने लिए भी स्पेस कम ही होता है। तो वो इसके ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा सर, हमें अपने बचपन के दौर पे लेके चलिए। बचपन में आप कैसे थे? थोड़ा शरारती बच्चे थे या सीधे साधे थे? मतलब नॉर्मल ही बच्चे थे, जो शरारती और सीधे के बीच का हो सकता है, कि वैसे ही थे। और सर आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे फादर वहीं पर, मतलब मेरा होम टाउन रायबरेली है यूपी में, तो वहाँ पर जो कोऑपरेटिव की शुगर मिल्स चलती हैं, चीनी मिल्स चलती हैं, उसमें वो जॉब करते थे। जॉब करते थे। कितने भाई बहन थे आप लोग? इनिशियली हम 2 भाई और 1 बहन थे। फिर ब्रदर का कुछ ईयर्स पहले, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी हम 1 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। सर तो आपके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी या ठीक? आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी, स्ट्रगलिंग थी, बट वो एक फेज था और
उसी स्ट्रगल से निकल के फिर हम लोग आगे बढ़े। तो जैसे सर मैंने देखा है कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट किया है और फिर आप शिक्षा दीक्षा मतलब आपने अपने वहीं होम टाउन में ली है? होम टाउन में मेरी सारी जो एजुकेशन है, मतलब स्कूल एजुकेशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक, वो सभी मेरा होम टाउन रायबरेली से ही हुआ है और सभी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुआ है। सभी गवर्नमेंट स्कूल से रहा। तो सर ये एक मतलब एक बच्चों के लिए, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा आइडल है कि गवर्नमेंट स्कूल से भी चीजें अच्छी की जा सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ टाइम जब मैं जाता हूँ स्कूलों में तो मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस चीज को बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने अंदर वो एक डेडिकेशन, वो हार्ड वर्क करते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो भी गोल आप चाहोगे उस गोल को आप अचीव करोगे, और उसका एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ। तो सर आपने यूपीएससी के छात्रों के लिए स्कूल की व्यवस्था कराई, मतलब कोचिंग की व्यवस्था कराई फ्री। तो सर ये आपने कैसे, मतलब आपको लगा कि यार यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, जिले में ये प्रॉब्लम है सतना में, और मुझे ये करना चाहिए? इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हाँ हाँ सर, हुआ क्या कि जब मैं नया नया आया था तो कुछ बच्चे मेरे पास आए और वो बोले कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, और आप हमको कैसे रेगुलर गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि हमारी सिचुएशन वैसी नहीं है कि हम किसी बड़े सिटी में जा करके और क्लासेस ले सकें, कोचिंग कर सकें। ऐसा 2-3 बार हुआ और बहुत इनिशियल स्टेज में, मतलब मैंने दिसंबर 21 में ज्वाइन किया था और स्टार्टिंग 1-2 महीने में ऐसा 2-3 बार हुआ कि बच्चे आए कुछ और उन्होंने बात की, तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर इस कोचिंग का प्लान किया। उस टाइम पर चूंकि कोविड का टाइम चल रहा था, तो इनिशियली हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की, और जैसे ही वो रिस्ट्रिक्शंस हटे तो फिर हमने मार्च में उसको ऑफलाइन स्टार्ट किया। और सबसे अच्छी बात है वो पिछले 3 सालों से लगातार चल रही है और उससे काफ़ी सारे बच्चे उससे मोटिवेट भी हो रहे हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं। आल्दो बच्चों को मैं एक चीज़ और भी बोलता हूँ कि कोचिंग कभी आपका सिलेक्शन नहीं कराती है। कोचिंग आपके सिलेक्शन में एक माध्यम बन सकती है, मतलब आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन सिलेक्शन तो अल्टीमेटली आपको अपनी मेहनत से ही लेना होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो माध्यम इनको यहाँ पर उपलब्ध करा सकें, जिससे कि वो अपने करियर में आगे बढ़ सकें। सर जैसा कि एक आईएएस ऑफिसर्स के लाइफ में बहुत सारे केसेस आते हैं, तो सर कोई ऐसी स्टोरीज बताइए जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो आपके जॉब के दौरान, जो मतलब आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकें, क्योंकि बहुत तरीके के लोग मिलते हैं आपके पास, हर तरीके के लोग आते हैं आपके पास, कुछ ना कुछ काम लेके आते हैं, कुछ चीज़ें होती रहती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक बार क्या हुआ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में गया उनके समर कैंप को इनॉग्रेट करने के लिए। तो उस स्कूल के समर कैंप को इनॉग्रेट करते टाइम पे मेरे माइंड में ख्याल आया कि ये सब फैसिलिटीज समर कैंप टाइप की प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ही मिलती हैं, जबकि हमारे जो शासकीय स्कूल के बच्चे हैं वो इससे क्यों वंचित रहे हैं। तो उस इवेंट से आने के बाद मैंने प्लान किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बुलाया कि हम इस साल अभी सतना हेडक्वार्टर पे तो जो 4-5 मेन स्कूल्स हैं हमारे, वेंकट 1, वेंकट 2, MLB, कन्याद्वारी, ऐसे जहाँ पर स्पेस है और जहाँ पे एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो हम वहाँ पर, उसके अलावा ब्लॉक हेडक्वार्टर पे एक स्कूल में, जो हमारे उत्कृष्ट स्कूल है, उसमें हम इस साल समर कैंप गवर्नमेंट बच्चों के लिए भी आयोजित करेंगे। और हमने उसको अच्छे से किया। उसकी इन्फॉर्मेशन जो स्टेट पे गई, तो यू कांट बिलीव, नेक्स्ट ईयर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको पूरे स्टेट में लागू कर दिया। पूरे स्टेट में लागू। या और अब सभी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे हर साल एग्जाम के बाद समर कैंप का आयोजन सभी स्कूलों में बच्चों के लिए होता है। अच्छा सर, एक मुझे याद है मैहर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला, जब एक बच्ची को खून चढ़ाया जा रहा था, और सर बहुत ज्यादा वायरल हो गया, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे आ रहे थे। उस वक्त मैं दिल्ली में था और मुझे जब लगा तो मुझे आपके एक्शन बड़ा अच्छा लगा सर, कि तुरंत आपने क्विक एक्शन किया था तो थोड़ा बताइए सर, क्या था आपके पास, कैसे वो आया? मतलब कई चीजें हैं कि एक सिस्टम को, मतलब एक गवर्नमेंट सिस्टम को बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए बहुत बार, लेकिन होता है कि हमारे कुछ ऑफिसर्स या सबऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जो शायद उतनी सेंसिटिविटी के साथ में काम नहीं कर पाते, उसके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। तो फिर वहां पर आपको स्ट्रिक्ट होने की भी जरूरत है कि आप उन पे कार्रवाई करें, जिससे दूसरे लोगों को सबक मिले कि नहीं, इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अच्छा सर, एक नॉर्मल डेज में और इलेक्शन के समय में
एक कलेक्टर की पावर में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है? नॉर्मल डेज में सभी डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स अपने काम कर रहे होते हैं। इलेक्शन टाइम पर चूंकि सिर्फ जो मेजर फोकस है वो इलेक्शन पर होता है, और उसका जो डिस्ट्रिक्ट में नोडल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, दैट इज डीएम, मतलब कलेक्टर। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के थ्रू होती है। हर चीज को देखने की, उसको मैनेज करने की, उसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि लाइक अगर कोई भी काम है नॉर्मल कोर्स में, वो आज नहीं हो पाया तो हम उसको कल कंप्लीट कर सकते हैं। इलेक्शन के टाइम पर हमारे पास ये वाला लिबर्टी नहीं है, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होनी है, मान लेते हैं कि अगर वोटिंग 10 तारीख को होनी है, तो वोटिंग 10 तारीख को ही होगी। आपकी तैयारियां है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे वहां पर डे टू डे बेसिस पर एक टाइम लिमिट में काम करना होता है, इससे वो चैलेंज ज्यादा होता है। चैलेंज ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा सर, एक आईएएस बनने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने के बाद, आपको अपने व्यक्तित्व को कैसे डेवलप करना होता है? मतलब जैसे एक नॉर्मल आप व्यक्ति, और आईएएस बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास आ जाती है, फिर वो अपने आप को कैसे चीज़ों को मैनेज करता है? मैं डिफाइन करता हूँ इसको। होता क्या है कि हम जिस भी करियर में जाते हैं, आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन होने तक तो ऑलमोस्ट हर बच्चा सेम है, सभी सेम तरीके की पढ़ाई करते हैं। किसी का लक और मेहनत थोड़ी ज़्यादा अच्छी है तो उन्होंने कुछ मार्क्स ज़्यादा गेन कर लिए, उनका सिलेक्शन हो जाता है। एक्चुअल जो सफ़र शुरू होता है वो इलेक्शन के बाद होता है, बिकॉज सर्विस का डिज़ाइन ऐसा है कि वो फिर सर्विस से आप सीखते चले जाते हो। जैसे हमारा आफ्टर सिलेक्शन लगभग 1 ईयर की ट्रेनिंग मसूरी में जो आईएएस एकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लवासना बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हमारी वहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग होती है। आफ्टर दैट हम किसी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तब तक हमारा एक कैडर अलॉटमेंट हो जाता है कि आप किस स्टेट में जाके सर्विस करने वाले हैं। फिर वहाँ पर हमको एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के साथ में हमको लगभग 1 साल के पे सभी विभागों को समझना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है। देन हमारी इंडिपेंडेंट पोस्टिंग, पहले एसडीएम, देन सीओ जिला पंचायत, म्युनिसिपल कमिश्नर, एडीएम, ये डिफरेंट पोस्टों पे होता है, जिससे कि आप हर सेक्टर के बारे में चीज़ों को सीखते जाते हैं। फिर आपकी पोस्टिंग एज कलेक्टर होती है, जहाँ पर आपको सभी विभागों को एक साथ देखना होता है आगे चल के। और लेकिन बहुत बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आईएएस का मतलब कलेक्टर, ऐसा नहीं है, एक प्रक्रिया है। और कैरियर का लगभग 35 to 40% टाइम हम फील्ड में होते हैं, जिसमें एसडीएम से लेकर के कलेक्टर तक की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उसके बाद अगली जो 60% टाइम है वो हम स्टेट लेवल पर या हम डेपुटेशन पर जाते हैं तो सेंट्रल लेवल पर जाकर वहाँ पर काम करना होता है। डिफरेंस ये है कि वो जो 40% का टाइम इनिशियल लेवल पे हमने फील्ड में बिताया, इसमें हमने फील्ड में जो समझा, जो भी समस्याएं हैं या कहाँ पर और सुधार की जरूरत है, तो उन चीज़ों को हमको इम्प्लीमेंट करने का मौका फिर जब हम सीनियर लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर मिलता है, क्योंकि वहाँ पर होकर के हम पॉलिसी बनाते हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ में हम पॉलिसी बनाते हैं और ग्राउंड लेवल पर जब हम होते हैं तो उन पॉलिसीज को जो सेंट्रल पे या स्टेट पे बनाई जाती है उनको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा सर, एक आईएएस जब कहीं जाता है, मतलब तो क्या उन्हें प्रोटोकॉल पहले से बताना पड़ता है क्या? कि जैसे कुछ जैसे बड़े अधिकारी आते हैं, जैसे कोई नेता आते हैं, तो उन्हें प्रोटोकॉल बताना पड़ता है कि हम यहाँ आ रहे हैं, कलेक्टर को बताना पड़ता है कि इस जगह पे आ रहे हैं। तो कलेक्टर अपने जिले में कहीं पे भी जा सकता है, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं रहता? नहीं, क्योंकि आपके पूरे जिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पूरे जिले में हर चीज़ों को देखना है, जो भी काम चल रहे हैं या गवर्नमेंट की स्कीम से कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो आपको देखना है, तो इसलिए आपकी विजिट्स पूरे जिले में होती हैं। अच्छा सर, एक कोचिंगों में इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, यूपीएससी के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग कहते हैं कि अब प्लान बी भी रखना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, तो क्या प्लान बी होना चाहिए? इस पे आप? प्लान भी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब देखें, हर साल जो यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं और प्रीलिम्स में जो बैठते हैं लगभग 10 लाख के आसपास बच्चे बैठ रहे हैं, और ये भी 2-4 साल पहले की बात है, काफ़ी दिनों से मैंने इस चीज़ को एनालिसिस नहीं की है। तो और लगभग 900 से 1000 के आसपास सिलेक्शन होता है, तो यू कैन सी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 10 लाख में से 1000, उसमें भी पिछले कुछ सालों से 180 सीटें ऐसी हैं जो आईएएस की होती हैं, तो 10 लाख में से 180 बच्चे ही हर साल आईएएस बनते हैं। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है
इसलिए सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है, तो आपको एक सेफर साइड लेके चलना होगा, नहीं तो अदरवाइज आपके जब सारे अटेम्प्ट्स खत्म होंगे तब तो आपकी एज 30 के आसपास पहुंच चुकी होगी, और फिर आप उसमें कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इसलिए एक सेफर साइड में एक ऑप्शन आपके पास रखना चाहिए कि अगर इधर नहीं होता है तो आई हैव सम ऑप्शन जिसके थ्रू हम चीज़ों को कर सकते हैं। सर प्रिपरेशन के दौरान की कुछ बातें बताइए जो आपको मोटिवेट करती थी। जैसे इस वक्त मोटिवेशन थोड़ा सा लोग निराश हो जाते हैं, एस्पिरेंट 1-2 अटेम्प्ट के बाद बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, तो कुछ मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते थे उस दौरान? एक्चुअली खुद पर बिलीव करना इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है, और हम ये सोचेंगे ना कि अगर वो इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम 100% कर सकते हैं। जैसे आप जो फेल करने की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, अदरवाइज सभी को एक सर्टेन टाइम लगता है। क्योंकि मैं जो पहले बात कर रहा था ना, कंपटीशन बहुत टफ है। मेरा खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। देन अगेन नेक्स्ट ईयर फिर इंटरव्यू तक गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली निराशा तो आती है। लेकिन आप उससे कैसे बाहर निकले और फिर से अगेन नई एनर्जी के साथ में कि अब जो हो गया वो हो गया, उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम आने वाले फ्यूचर को बदलने के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो फिर उसे मेहनत करेंगे तो आगे चल के सफलता मिलेगी। अच्छा सर, दोबारा हम आईएएस की जॉब पे आते हैं। तो सर आईएएस बनने के बाद बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं और तरह तरह के लोग आते हैं। तो उस बीच में कई लोग कहते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर्स को बहुत सारे लोग ऑफर्स देते हैं, ऑफर करते हैं हमारा काम करा लेने के लिए। तो आपके साथ भी किसी ने कुछ ऐसा कभी कोई किस्सा हुआ था? होता क्या है कि हमारी मतलब स्पेशली सर्विस में आप जब कहीं पोस्टिंग होकर के जाते हैं तो आपके पहुंचने से पहले आपकी इमेज पहुंच जाती है, आपने प्रीवियस टाइम्स में कैसा किया है और वो चीजें कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो जो कि लोगों को पता है मेरा नेचर, इसलिए हमारे साथ में ये सब नहीं होता। अच्छा कई लोगों, अब तो सर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता होगा कि आज ये बंदा बुके लेके आ रहा है, कल ये बंदा काम लेके आएगा। वो जेन्युइन चीज भी है। अगर किसी का कोई काम पेंडिंग है जो जेन्युइनली होना चाहिए लेकिन किसी भी रीजन से नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? और हमारी सर्विस ही यही है, वी आर हियर टू सर्व पीपुल। तो उनकी अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए वो कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, और हमारी ड्यूटी भी पब्लिक सर्विस की है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई अगर कोई इंटेंशनली उन चीजों को करता है तब है, अदरवाइज अगर आपके जेन्युइन काम के लिए आप करने आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा सर, आपको कई जगह पर स्पॉट किया गया है बच्चों को गाइड करते हुए और पढ़ाते हुए। तो इतने मतलब बिजी शेड्यूल में आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं कि मुझे बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए, ये आगे एक भविष्य है देश के? मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अपने सिलेक्शन से पहले किसी सिलेक्टेड पर्सन से या किसी आईएएस से मिलने का मौका मुझे मिला नहीं। बट मुझे लगता है कि कोई बच्चा 10th 12th या ग्रेजुएशन में है या प्रिपरेशन कर रहा है और उसको अपने जिले के कलेक्टर से अगर इजीली बहुत मिलने का मौका मिलता है तो उसका मोटिवेशन एक अलग लेवल पे जाएगा। सेम थिंग मैंने एक और चीज देखी है कि बच्चे आपके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। तो अगर मेरे पास टाइम है तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कैरियर में आगे जाने के लिए और इन चीज वैसा गेन करने के लिए। तो हम उनके लिए, हमारे लिए तो वो छोटी चीज है कि हम चले गए उठ के और नहीं मिले या नहीं क्लिक कराए, लेकिन उनके लिए वो वंस इन अ लाइफ टाइम की चीज है कि आपके साथ में मिले, फोटो क्लिक कराए, और उससे वो जो मोटिवेशन मिलता है बहुत बार उनके करियर को एक नई दिशा देता है। नई दिशा देता सर। और सर आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है यूथ में, खास करके मुझे इतने डीएम आए, मुझे इतने मैसेज आए कि अनुराग सर का आप इंटरव्यू करो, जाओ तुरंत पॉडकास्ट करो आप। मुझे मतलब हर दिन मुझे कोई ना कोई मैसेज आ रहे थे बच्चों के जो बोल रहे थे कि आपको पॉडकास्ट करना चाहिए, सर से पूछना चाहिए, सर से कई सारी उन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हमें। उसका रीजन है क्योंकि जब आप बच्चों से कनेक्ट रहते हो, बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली बच्चे भी आपसे कनेक्ट करते हैं। मैंने खुद बहुत बार देखा है, और मुझे खुद मतलब जो चीज आप बोल रहे हैं ना वो मैंने खुद भी फील की है कि यहाँ के यूथ में मेरी पॉपुलैरिटी मतलब अच्छी खासी है।
पॉपुलैरिटी तो एक बड़ा वर्ड हो गया, बट दे फेथ ऑन मी। सर आप अपने लिए जब कभी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप क्या देखते हो, मूवीज वगैरह देखते हैं? मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ। तो अगर कभी मौका मिलता है या ऐसे बहुत बार इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में भी हमको मौका मिलता है तो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई बार हमने क्रिकेट के कुछ गेम्स कराए, बैडमिंटन के कुछ गेम्स कराए, तो उनमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा सर, राजनीति मूवी का एक बड़ा फेमस डायलॉग मुझे याद आ गया कि उसमें एक डायलॉग है कि सिस्टम में पॉलिटिक्स हो ना हो, सॉरी 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 पॉलिटिक्स में सिस्टम हो ना हो, सिस्टम में पूरी पॉलिटिक्स है। तो कभी ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर रहा काम के दौरान? पॉलिटिकल प्रेशर की बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मतलब जो भी पॉलिटिकल पर्सन है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि संविधान में सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एंड एक पॉलिटिकल सिस्टम से मिलके हमारा जो सिस्टम है वो रन करता है। उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लोगों की उनसे भी उम्मीदें होती हैं, हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लोगों की हमसे भी उम्मीदें होती हैं। तो जो उनके पास लोग जाते हैं और अपने कामों को लेकर के या चीज़ों को लेकर के, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो, क्योंकि करने का पावर हमारे पास है, तो वो चीज़ें फिर हमारी तरफ वो पास ऑन करते हैं। बट उनको वो नियम में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, उनको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो देखना हमारा काम है। तो जिसमें जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो सभी ऑफिसर्स करते ही हैं, और जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो वो हम उनको ब्रीफ भी करते हैं कि नहीं, ये इस कारण से नहीं हो सकती है। तो प्रेशर नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग होती है चीज, लेकिन जो चीज जरूरी है, जो चीज पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको तुरंत पास आउट करते हैं सीनियर्स। हाँ, करना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जिस व्यक्ति से या जिस पोस्ट से काम होना है, वो चीज़ जब तक उसके पास पहुंचेगी नहीं, तब तक वो पेंडिंग रहेगी। अच्छा सर, ये पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, आप सतना के बच्चों के लिए, सतना के यूथ के लिए, सतना की पब्लिक के लिए लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? कि क्योंकि आपने 3 साल की सर्विस में बहुत सारे काम किए और बहुत ज़्यादा, मतलब आप, मैंने लोगों में देखे कि लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे आपके पोस्ट, आपकी फोटोज लगातार शेयर कर रहे थे। तो सर कुछ वर्ड बोलिए। ये सभी यहाँ के लोगों का प्यार है, लगाव है, और नो डाउट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो एक सतना से लगाव सा हो गया है। यहाँ के बच्चों के लिए स्पेशली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो स्टडीज़ में आगे भी उन्हें जाना है, उन सभी को यही बोलना चाहूँगा कि हार्ड वर्क का, स्पेशली इस सेक्टर में जब आप अपने कैरियर के लिए जाते हो, तो हार्ड वर्क का, डेडिकेशन का, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और ऐसा कोई शॉर्टकट भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले अपने कैरियर को चूज करिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक तरह साइड में या किसी कैरियर में जा रहा है तो सभी को उसी में जाना है। स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, और उसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करिए, और फिर वो जो गोल आप चूज कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में उसमें लग जाइए। आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। दोबारा बोलना चाहूंगा सर ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा हमारा। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।